जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ यूथ कंपटीशन टाइम्स की जूलॉजी का जो न्यू बुक मार्केट में आया है बीपीएससी ट्री से रिलेटेड, उसको हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। इस बुक में जो है दोस्तों बीपीएससी ट्री में जूलॉजी से रिलेटेड अब तक जितने भी सवाल पूछे गए हैं उसको दिया गया है, यानी ट्री 1 से लेकर ट्री 3.0 तक जो सवाल जूलॉजी का पूछा गया क्लास 11th और 12 में, वो इस बुक में दिया गया है, जो कि न्यू आया है दोस्तों यूथ कंपटीशन टाइम्स का। तो आज के इस वीडियो में हम लोग दोस्तों सबसे पहले ट्री 3.0 में जो क्वेश्चंस पूछा गया है, यानी ये पेपर कब हुआ था 22/7/2024, यानी आज की इस वीडियो में हम लोग 22/7/2024 को जो जूलॉजी का पेपर पूछा गया है क्लास 11th और 12 में, उसको हम लोग देखने वाले हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। और इस वीडियो का जो पीडीएफ है दोस्तों आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप वहाँ से जाकर इस वीडियो की पीडीएफ को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम सीधा क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर कि कनेक्टिंग लिंक, या फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों कि वेंट्रल नर्व कॉर्ड फाउंड इन द एनिमल ऑफ फाइलम, किस फाइलम के प्राणियों में वेंट्रल नर्व कॉर्ड पाया जाता है। तो आपको याद रखना है कि एनिलिडा फाइलम के प्राणियों में वेंट्रल नर्व कॉर्ड पाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स डिस्कस कर लेते हैं। तो वेंट्रल नर्व कॉर्ड मुख्य रूप से एनिलिडा संघ के जानवरों में पाया जाता है। यह शरीर के वेंट्रल यानी उदर की तरफ होता है और केंचुओं जैसे खंडित कृमियों की विशेषता यह है। नेक्स्ट है कि कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल, पादप तथा प्राणी के बीच संयोजी कड़ी कौन सा है। ये कॉमन भी सवाल है, याद रखना है कि पादप जंतु और पादप के बीच की कड़ी को क्या कहा जाता है। तो यह कहा जाता है युगलीना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो युगलीना को पौधों और जानवरों के बीच एक जोड़ने वाली कड़ी माना जाता है, क्योंकि इसमें दोनों की विशेषताएं होती है। इसमें क्लोरोफिल होता है और यह प्रकाश संश्लेषण कर सकता है, लेकिन यह एक जानवर की तरह व्यवहार भी करता है जब प्रकाश उपलब्ध नहीं होता है। तो यह क्या होता है, फ्लैजेलम के साथ चलता है और भोजन को विषम रूप से क्या करता है दोस्तों, यह युगलीना ग्रहण करता है। नेक्स्ट है कि फ्लेम सेल आर एक्सक्रेटरी इन फंक्शन इन द एनिमल्स ऑफ विच फाइलम, किस फाइलम के प्राणियों में फ्लेम कोशिकाएं उत्सर्जन का कार्य करती है। इंपॉर्टेंट सवाल है। राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लेटीहेल्मिन्थेस। तो प्लेटीहेल्मिन्थेस फाइलम के प्राणियों में फ्लेम कोशिकाएं क्या होती है, उत्सर्जन का कार्य करती हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा सी। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्लेम कोशिकाएं प्लेटीहेल्मिन्थेसिस संघ के प्राणियों में पाई जाने वाली उत्सर्जक संरचना है। ये परासरण, विनियमन और अपशिष्ट निष्कासन में कार्य करती हैं। फ्लेम कोशिकाएं इकाइनोडर्मेटा या ऑर्थोपोडा संघ में नहीं पाया जाता है। आपको ये पॉइंट याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि फ्लेम सेल जो होता है वो इकाइनोडर्मेटा और ऑर्थोपोडा संघ में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि फॉर विच फंक्शन ट्यूब फिट्स आर यूज, ट्यूब फिट का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा मोर देन, एक से अधिक। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पर है कि ट्यूब फीड का उपयोग जो है मुख्य रूप से समुद्री आर्किन जैसे इकाइनोडर्म्स में हरकत और श्वसन के लिए किया जाता है। वे इन जीवों को आदान प्रदान करने और चलने में क्या करते हैं दोस्तों, मदद करते हैं। नेक्स्ट है कि ओनली पॉलिप स्टेज इज फाउंड इन विच सिलेंट्रेट एनिमल, किस सिलेंट्रेट प्राणी में सिर्फ पॉलिप अवस्था पाई जाती है। राइट आंसर हो जाएगा एंथोजोवा। एंथोजोवा में जो है दोस्तों एक सिलेंट्रेट प्राणी है और इसमें सिर्फ क्या पाया जाता है, पॉलिप अवस्था पाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो याद रखना है कि एंथोजोवा सिलेंट्रेट का वह वर्ग है जहां उनके पूरे जीवन चक्र में केवल पॉलिप अवस्था मौजूद होती है। हाइड्रोजोवा और स्काइफोजोवा के विपरीत जो पॉलिप और मेसुडा दोनों अवस्था को प्रदर्शित करते हैं, एंथोजोवन जैसे कोरल और समुद्री एनिमोन केवल पॉलिप रूप में मौजूद होते हैं। नेक्स्ट है कि पर्ल इज फॉर्म्ड बाय द सिक्रेशन ऑफ, मोती का निर्माण किसके स्रवन से होता है। इंपॉर्टेंट सवाल है। राइट आंसर हो जाएगा एक से अधिक, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं दोस्तों। तो मोती निर्माण में एरागोनाइट यानी कैल्शियम कार्बोनेट का एक रूप है एरागोनाइट, और कोंचियोलिन यानी एक कार्बनिक प्रोटीन है, दोनों का स्राव शामिल है।
इस सामग्री को मोलस्क द्वारा नैकड़े बनाने के लिए स्रावित किया जाता है, जो मोती बनाने के लिए एक उत्तेजक पदार्थ के चारों ओर परतें बनाता है। इसलिए सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी। इन विच स्टेट प्रोड्यूस लार्जेस्ट हनी? भारत के किस राज्य में शहद सर्वाधिक होता है? आपसे ये पूछा जा रहा है। तो किस राज्य में सर्वाधिक होता है दोस्तों शहद? तो याद रखना है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश भारत में शहद का सबसे बड़ा उत्पादक है, जो देश के कुल शहद उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान देता है। राज्य की अनुकूल जलवायु और बड़ा कृषि आधार विशेष रूप से मधुमक्खी पालन में इसे शहद उत्पादन में अग्रणी बनाता है। भारत 30% शहद उत्तर प्रदेश में, याद रखना है भारत का होना चाहिए, भारत का 30% जो शहद है उत्तर प्रदेश में उत्पादन उसका होता है दोस्तों। इन हनी बी कॉलोनी वर्कर्स बीज आर, यानी मधुमक्खी के छत्ते में श्रमिक मक्खी क्या है? तो याद रखना है कौन होता है? फीमेल होता है। तो मधुमक्खी के छत्ते में श्रमिक मक्खी कौन सा होता है? तो याद रखना कैसा होता है? तो वो फीमेल होता है, यानी मादा होता है। तो शहद की एक कॉलोनी में श्रमिक मधुमक्खियां मादा होती हैं, वे बांझ मादाएं होती है जो चारा इकट्ठा करने, लार्वा को खिलाने, सफाई करने और छत्ते को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होती है। रानी मधुमक्खी के विपरीत वे प्रजनन नहीं करती हैं। इंपॉर्टेंट रहेगा ये सवाल। नर मधुमक्खियां, जिन्हें ड्रोन के रूप में जाना जाता है, कि मुख्य भूमिका रानी के साथ जनन करना होती है। श्रमिक मधुमक्खियां मादा के बावजूद पूरी तरह से विकसित प्रजनन अंग नहीं रखती हैं, याद रखना है दोस्तों। पेट्रोमाइजन फीड अपॉन, पेट्रोमाइजान कहाँ से भोजन प्राप्त करता है? राइट आंसर हो जाएगा ब्लड ऑफ अदर फिश, यानी अन्य मछलियों के रक्त से पेट्रोमाइजन जो है दोस्तों वह भोजन प्राप्त करता है। राइट आंसर हो जाएगा बी। तो पेट्रोमाइजन, जिसे आमतौर पर लैम्प्रे के नाम से जाना जाता है, मुख्य रूप से अन्य मछलियों के रक्त और शारीरिक तरल पदार्थ पर फीड करते हैं। वे अपने सक्शन यानी चूसक जैसे मुंह और खुरदरी जीभ का उपयोग करके अपने शरीर से चिपक जाते हैं और घाव बनाते हैं और खून निकालते हैं। इस प्रकार वे दूसरी मछलियों में रक्त चूसकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है कि हाउस लिजार्ड बिलोंग टू विच क्लास? घरेलू छिपकली किस वर्ग का सदस्य है? राइट आंसर हो जाएगा रेप्टिलिया। घरेलू जो छिपकली होता है वो रेप्टिलिया वर्ग के अंतर्गत आता है। तो घरेलू छिपकलियां जो है दोस्तों सरीसृप वर्ग से संबंधित है। सरीसृप अंडे खून वाले कशेरुकी होती हैं, याद रखना है, जिनकी त्वचा पर तराजू या अस्कुट होते हैं। वे आमतौर पर जमीन पर अंडे देते हैं और इनमें फेफड़े आधारित श्वसन तंत्र होता है। ये आमतौर पर मानव आवासों में पाए जाने वाले आम सरीसृप हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग लाइंग मैमल? निम्न में से कौन अंडे देने वाला स्तनधारी है? राइट आंसर हो जाएगा डकबिल प्लेटिपस। डकबिल प्लेटिपस जो है दोस्तों अंडे देने वाला जो है स्तनधारी है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट सवाल है, कॉमन भी सवाल है दोस्तों। तो अंडा देने वाला स्तनपायी डकबिल प्लेटिपस है। यह मोनोट्रेम्स की कुछ प्रजातियों में से एक है। स्तनधारियों का एक समूह जो जीवित बच्चों को जन्म देने के बजाय अंडे देता है। कौन कौन सा? तो याद रखना है कंगारू और लोरिस अंडे देने वाले नहीं है, याद रखेंगे, ठीक है। कंगारू अंडा नहीं देता है, अर्ध विकसित ये बच्चे को जन्म देता है, याद रखेंगे। लोरिस अंडे देने वाला नहीं है। वे क्रमशः मार्सुपियल और प्राइमेट है, ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है ये। टू चैम्बर्ड हार्ट इज फाउंड इन विच एनिमल? किस प्राणी में द्विवेशमीय हृदय पाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा फिश। फिश में जो है दोस्तों टू चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा सी। तो मछली में दो कक्षीय हृदय पाया जाता है। मछली में एक आलिंद और एक निलय होता है, जो रक्त को गलफड़ों और शरीर के बाकी हिस्सों में एक ही सर्किट में प्रवाहित होने देता है। मेढक और मगरमच्छ में क्रमशः 3 और 4 कक्षीय हृदय होता है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मेढक में याद रखना है 3 कक्षीय होता है और मगरमच्छ में कितना होता है? 4 कक्षीय होता है, जो अधिक जटिल परिसंचरण तंत्र को सहारा देते हैं। नेक्स्ट है कि इन विच ऑर्गन हेनलीज लूप इज फाउंड? किस अंग में हेनले लूप पाया जाता है? इंपॉर्टेंट सवाल है। राइट आंसर हो जाएगा किडनी। सॉरी, हेनले जो लूप है वो किस में पाया जाता है? किडनी में पाया जाता है। तो हेनले लूप गुर्दे में पाया जाता है। यह नेफ्रॉन का एक यू आकार का खंड है, जो मूत्र को केंद्रित करने और शरीर में पानी और नमक के संतुलन को विनियमित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लूप जो है समीपस्थ कुंडलित नलिका से दूरस्थ कुंडलित नलिका तक फैला होता है, जो गुर्दे के कार्य में क्या देता है दोस्तों? योगदान देता है। एम्ब्रियोनिक ओरिजिन ऑफ नोटोकॉर्ड इज? नोटोकॉर्ड का भ्रूणीय उद्भव है, तो इसका भ्रूणीय उद्भव है मेसोडर्म। मेसो जो डर्म है उससे नोटोकॉर्ड का उद्भव होता है, यानी एम्ब्रियोनिक ओरिजिन ऑफ नोटोकॉर्ड क्या होता है? तो वह होता है मेसोडर्म।
तो नोटोकॉट मीसोडर्म से उत्पन्न होता है, जो भ्रूण के जर्म परतों की मध्य परत है। विशेष रूप से यह भ्रूण की मध्य रेखा के साथ स्थित मीसोडर्मल कोशिकाओं से बनता है। एक्टोडर्म और एंडोडर्म नोटोकॉट के निर्माण में योगदान नहीं करते हैं, याद रखेंगे। व्हाट आर द बायोटिक कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक अवयव कौन से हैं? तो जैविक अवयव आपसे पूछा जा रहा है कि इसका जैविक अवयव कौन कौन सा है, तो याद रखना प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर है और डिकम्पोजर। उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, ये सभी के सभी क्या है दोस्तों, जैविक अवयव है। और ये कॉमन सवाल है और वीवीआई भी सवाल है। तो पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में उत्पादक, उपभोक्ता और घटक शामिल हैं। उत्पादक में कौन आया जाएगा, जैसे पौधा होगा, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन बनाते हैं। उपभोक्ता कौन होगा, जो उत्पादकों या अन्य उपभोक्ताओं को खाते हैं। और अपघटक कौन होगा, जैसे बैक्टीरिया और कवक होगा, जो मृत कार्बनिक पदार्थों को विघटित करने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट की द प्लांट्स ग्रो अंडर डायरेक्ट सनलाइट आर, सीधे धूप में वृद्धि करने वाला पादप कौन सा है, तो यह पादप है दोस्तों कौन सा, हेलियोफाइट। हेलियोफाइट जो पौधा होता है वो सीधे धूप में क्या करता है दोस्तों, वृद्धि करता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो सीधे सूर्य के प्रकाश में उगने वाले पौधों को हेलियोफाइट्स कहा जाता है। हेलियोफाइट्स पूरी धूप में पनपते हैं, जबकि सेमोफाइट्स रेतीली मिट्टी में पनपते हैं। और सियोफाइट जो है दोस्तों छायादार वातावरण में क्या होते हैं, उगते हैं। तो याद रखना रेतीली में मिट्टी में कौन पनपता है, तो ये होता है सेमोफाइटस। सियोफाइटस में क्या होता है, तो ये छायादार वातावरण में उगते हैं। और हेलियोफाइटस में क्या होता है, पूरी धूप में उगता है ये इसमें पौधा। नेक्स्ट है कि द एरिया ऑफ पॉन्ड दैट कंटेन सेडिमेंट एंड सबस्ट्रेट इज कॉल्ड, तालाब का वह क्षेत्र जिसमें तलछट एवं सबस्ट्रेट पाया जाता है क्या कहलाता है, तो यह क्या कहलाता है, तो यह कहलाता है बेंथिक जोन, यह कहलाता है। तो तालाब का वह क्षेत्र जिसमें तलछट तथा सबस्ट्रेट पाया जाता है वह कहलाता है बेंथिक जोन। राइट आंसर हो जाएगा सी। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। तो तालाब का वह क्षेत्र जिसमें तलछट और सबस्ट्रेट होता है उसे बेंथिक जोन कहा जाता है। यह जोन पानी की सबसे निचली परत है जहाँ कार्बनिक और अकार्बनिक होगा पदार्थ जमा होते हैं। इसमें सतह और उप सतह परतें शामिल है। और यह बैक्टीरिया, कवक और बेंथिक अकशेरुकी जैसे कई जीवों का क्या है दोस्तों, यह घर है। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि ऑर्गेनिज्म डिपेंड फॉर देयर न्यूट्रिएंट्स एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर आर कॉल्ड, पोषण तथा ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए मृत कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर रहने वाले जीव कहलाते हैं। तो ऐसे जीव को क्या कहा जाता है, ऐसे जीव कहलाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द एबव, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो होगा दो ऑप्शन इसका होगा, यहाँ पे ये कहलाता है या तो ये कहलाएगा हेट्रोट्रॉफ और सेप्रोट्रॉफ, ये दोनों होता है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। तो पोषक तत्वों और ऊर्जा के लिए मृत कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर रहने वाले जीव मृतोप जीव कहलाते हैं, जैसे जिसे हम लोग सेप्रोट्रॉप के भी नाम से जानते हैं। जो हेट्रोट्रॉप का क्या है दोस्तों, एक समूह है, याद रखेंगे। तो विषमपोषी मृत पदार्थ सहित कार्बनिक स्रोतों से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, जबकि मृतोपजीव विशेष रूप से विघटित करते हैं और पोषक तत्वों को अवशोषित करते हैं। इस प्रकार दोनों विकल्प सही है। नेक्स्ट है कि द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल इकोसिस्टम ऑन अर्थ इज, पृथ्वी पर सभी पारिस्थितिकी तंत्र के लिए ऊर्जा का स्रोत कौन सा है, राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट सवाल है ये, सूर्य। पृथ्वी पर सभी पारिस्थितिकी तंत्र के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत कौन सा है, सूर्य है। और ऊर्जा प्रकाश संश्लेषण को संचालित करता है, जो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, जो अधिकांश खाद्य श्रृंखलाओं का आधार बनता है। जबकि पेट्रोलियम और कोयला प्राचीन सौर ऊर्जा को संग्रहित करते हैं, वे प्रत्यक्ष रूप से पारिस्थितिकी तंत्र के लिए ऊर्जा के प्रत्यक्ष स्रोत नहीं है। नेक्स्ट है इन एन इकोसिस्टम प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन, एक पारिस्थितिकी तंत्र की प्राथमिक उत्पादकता निर्भर करती है, किस पे निर्भर करता है, तो याद रखना है मोर देन वन ऑफ द एबव। राइट आंसर हो जाएगा डी। तो किसी पारिस्थितिकी तंत्र की प्राथमिक उत्पादकता एक से अधिक कारकों पर निर्भर करती है, जिसमें पोषक तत्वों की उपलब्धता, यानी इसका राइट आंसर देखें तो पोषण की उपलब्धता हो जाएगा, एक तो ये भी होगा। और क्या, पौधे की प्रकाश संश्लेषण क्षमता वाला, तो ये भी हो जाएगा। और उस क्षेत्र की पादप प्रजातियां कैसी, इस पे भी डिपेंड ये करेगा। और पोषक तत्व पौधे की वृद्धि के लिए आवश्यक है, जबकि प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे सूर्य के प्रकाश को ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर होगा।
यहाँ पर अगर ये इसको नहीं भी शामिल करें तो ये दोनों तो होगा ही होगा कि पोषण की उपलब्धता क्या है और पादपों की प्रकाश संश्लेषण क्षमता क्या है, ये इन दोनों पे डिपेंड करेगा। सी नहीं भी होगा तो इसका राइट आंसर डी ही होगा दोस्तों। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका परफेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है हैवर्सियन कैनाल्स प्रोवाइड स्पेस फॉर हैवर्सियन नलिकाएं स्थान प्रदान करती हैं, तो याद रखना है राइट आंसर हो जाएगा इसका डी। तो हैवर्सियन नलिकाएं रक्त वाहिकाओं और तंत्रिका तंतुओं के लिए जगह प्रदान करती हैं, यानी रक्त वाहिकाएं कौन कौन सा, यानी ब्लड वेसल्स और नर्व फाइबर्स, इसके लिए जो है दोस्तों जगह प्रदान करती है। ये नलिकाएं कॉम्पैक्ट हड्डी में पाई जाती हैं जिसमें रक्त वाहिकाएं होती हैं जो पोषक तत्वों की आपूर्ति करती है और तंत्रिका तंतु जो तंत्रिका प्रदान करते हैं। इसलिए सही उत्तर उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। हैवर्सियन नलिकाओं में मांसपेशी फाइबर नहीं पाया जाता है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा ओपन वस्क्यूलर सिस्टम इज फाउंड इन, खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, तो यह पाया जाता है केकड़ा में यानी क्रैब में। तो केकड़े में एक खुला संवहनीय तंत्र पाया जाता है। एक खुले संवहनीय तंत्र में रक्त वाहिकाओं तक सीमित नहीं होता है और शरीर के गुहाओं के माध्यम से स्वतंत्र रूप से बहता है, सीधे अंगों में जाता है। अधिकांश ऑर्थोपोड्स की तरह फेफड़ों में एक परिसंचरण तंत्र, केकड़ा होना चाहिए, केकड़ों में एक खुला परिसंचरण तंत्र होता है, जबकि सांपों और तोता में बंद परिसंचरण तंत्र होता है जिसमें रक्त वाहिकाओं तक ही सीमित रहता है। नेक्स्ट है कि द डेंटल फार्मूला फॉर एन एडल्ट ह्यूमन इज, कल भी स्टेट में हम लोगों ने सवाल देखा था, ये आया हुआ था और देखिए स्टेट का सवाल यहाँ पे पूछा गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 21-23 डिवाइड बाई 21-23, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं। सिक्रेशन ऑफ ब्रूनर्स ग्लैंड, ब्रूनर ग्रंथि का स्रावन है, राइट आंसर हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द एवं। तो ब्रूनर की ग्रंथियों के स्राव में मुख्य रूप से श्लेष्म और सोडियम बाइकार्बोनेट होते हैं। ये स्राव पेट से अम्लीय काइम को बेअसर कर और एक सुरक्षात्मक श्लेष्म परत प्रदान करके ग्रहणी की रक्षा करते हैं, इसलिए सही उत्तर एक से अधिक होगा। नेक्स्ट है ऑब्लिक मसल ऑफ स्टोमैक प्रोवाइड विच टाइप ऑफ मूवमेंट, आमाशय की तिरछी पेशियां किस प्रकार की गति प्रदान करती है, राइट आंसर हो जाएगा चर्निंग गति, यानी चर्निंग मूवमेंट ये प्रदान करती हैं। तो पेट की तिरछी मांसपेशियां मुख्य रूप से चर्निंग की गतियों के लिए जिम्मेदार होती है। ये मांसपेशियां पेट की मांसपेशियों की दीवारों की अन्य परतों के साथ मिलकर भोजन की मिलाने और तोड़ने का काम करते हैं, जिससे पाचन में सहायता मिलती है। वे पेरिस्टाल्टिक या रिवर्स पेरिस्टाल्टिक गतिविधियों में शामिल नहीं होती है जिन्हें पाचन तंत्र के अन्य भागों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। नेक्स्ट है बाइकप्सिड वॉल्व इज प्रेजेंट बिटवीन, बाइकप्सिड वॉल्व किसके बीच पाया जाता है, इंपॉर्टेंट रहेगा सवाल। तो यह पाया जाता है लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट आंसर हो जाएगा बी। तो बाइकप्सिड वॉल्व जिसे मिट्रल वॉल्व के रूप में जाना जाता है, हृदय के बाएं आलिन यानी एट्रियम और बाएं वेंट्रिकल के बीच पाया जाता है। यह वेंट्रिकुलर संकुचन के दौरान बाएं वेंट्रिकल से बाएं एट्रियम में रक्त के वापस प्रवाह को क्या करता है दोस्तों, रोकता है। इन केस ऑफ ब्लड ग्रुप ए बी द एंटीबॉडी इन द सीरम विल बी, ए बी रक्त समूह के सीरम में एंटीबॉडी होगी, राइट आंसर हो जाएगा नील, कोई नहीं होगा, अनुपस्थित होगा एंटीबॉडी। तो रक्त समूह ए बी वाले व्यक्ति की लाल रक्त कोशिकाओं की सतह पर ए और बी दोनों एंटीजन होते हैं और उनके सीरम में एंटी ए या एंटी बी एंटीबॉडी नहीं होती है। यही कारण है कि ए बी रक्त समूह को लाल रक्त कोशिकाओं के लिए सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता माना जाता है। नेक्स्ट है कि विच ब्लड वेसल ट्रांसपोर्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, रक्त वाहिकाएं जो ऑक्सीजन रहित यहाँ पढ़ लेना, ऑक्सीजन रहित रक्त का परिवहन करती है वो कौन सा है, तो वह पल्मोनरी आर्टरी, इंपॉर्टेंट है और ये कॉमन भी सवाल है, वीवीआई कर लेंगे। तो रक्त वाहिकाएं जो ऑक्सीजन रहित ब्लड या ऑक्सीजन रहित रक्त का परिवहन करती है वो क्या सॉरी दोस्तों, तो यह कहलाती है पल्मोनरी धमनी, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। तो फुफ्फुसीय धमनी ऑक्सीजन रहित रक्त को हृदय के दाएं निलय से फेफड़ों तक ऑक्सीजन को पहुंचाती है। दूसरी ओर फुफ्फुसीय सिरा ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय में वापस ले जाती है और महाधमनी हृदय से शरीर में ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, धमनी फुफ्फुसीय धमनी क्या करती है, ऑक्सीजन रहित रक्त को हृदय के दाएं निलय से फेफड़ों तक, निलय से कहाँ जाता है, फेफड़ों तक ऑक्सीजन को पहुंचाती है। फुफ्फुसीय सिरा क्या करता है, याद रखना, ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय में वापस ले जाती है और महाधमनी क्या करता है, हृदय से शरीर में ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाता है। तो ये तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है, याद रखना है।
द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ न्यूरॉन इज, न्यूरॉन का रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है, राइट आंसर हो जाएगा -17 मिली वोल्ट होता है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है ह्यूमन यूरिन इज, मानव मूत्र होता है, तो याद रखना है मानव मूत्र होता है दोस्तों यूरियोटेलिक होता है। कैसा होता है यह, तो यह यूरियोटेलिक होता है। तो यूरियोटेलिक जीव नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट का मुख्य रूप से यूरिया के रूप में उत्सर्जित करते हैं, जो कम विषैला होता है, और अमोनिया या यूरिया एसिड की तुलना में इसे उत्सर्जित करने के लिए कम पानी की आवश्यकता होती है। यह यूरिया का मनुष्यों के लिए नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट का प्रबंधन करने का एक अच्छा तरीका बनाता है। विच सेल्स आर फाउंड इन रेटिना, रेटिना में पाई जाने वाली कोशिका कौन सा है, आपको याद रखना है, राइट आंसर हो जाएगा यह है एमाक्राइन कोशिका। एमाक्राइन की कोशिकाएं पाई जाती है किसमें, रेटिना में। तो रेटिना में एमाक्राइन कोशिकाएं होती है जो दृश्य सूचना के प्रसंस्करण में शामिल होती है। पुरकुंजे कोशिकाएं सेरिबेलम में पाई जाती है, रेटिना में नहीं। श्वान कोशिकाएं परिधीय तंत्रिका तंत्र कोशिकाएं, रेटिना कोशिकाएं नहीं है, इसलिए सही उत्तर एमेक्राइन हो जाएगा। विच पार्ट ऑफ आई डायलेट्स एंड कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ऑन एक्सटर्नल लाइट, बाह्य रोशनी के आधार पर नेत्र का कौन सा भाग फैलता है या सिकुड़ता है, कॉमन सवाल है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आँख का वह भाग जो प्रकाश के आधार पर फैलता है सिकुड़ता है वह कहलाता है आइरिस। क्या कहलाता है, आइरिस। याद रखना है यह पुतली के आकार को नियंत्रित करता है, जो आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, इसलिए सूचीबद्ध विकल्पों में से कोई नहीं होगा। इन रेस्टिंग न्यूरॉन्स विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट परमिएबिलिटी, रेस्टिंग न्यूरॉन में किसके लिए पारगम्यता सर्वाधिक होता है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पोटासियम आयन के लिए। रेस्टिंग न्यूरॉन में पोटासियम आयनों की पारगम्यता सबसे अधिक होती है। न्यूरॉन की झिल्ली सोडियम या क्लोराइड आयनों की तुलना में पोटासियम के लिए अधिक पारगम्य होती है, जो रेस्टिंग झिल्ली की क्षमता में योगदान करती है। निसल्स ग्रैन्यूल्स आर फाउंड इन, निसल कण पाए जाते हैं, तो यह पाया जाता है किसमें, न्यूरॉन्स में पाया जाता है। तो निसल कणिकाएं जिन्हें निसल बॉडीज के नाम से भी जाना जाता है न्यूरॉन्स में पाई जाती है, वे रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम से बनी होती हैं और प्रोटीन संश्लेषण में शामिल होती है। ये कणिकाएं श्वेत रक्त कोशिकाएं यानी WBC या लाल रक्त कोशिकाएं यानी RBC में नहीं पाया जाता है, याद रखना है। विच आर पार्ट ऑफ द इंटरनल ईयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हियरिंग, आंतरिक कर्ण का कौन सा भाग श्रवण के लिए जिम्मेदार होता है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह होता है काकिलिया। काकिलिया जो होता है वह क्या होता है दोस्तों, श्रवण के लिए जिम्मेदार होता है। तो काकिलिया आंतरिक कान का वह हिस्सा है जो सुनने के लिए जिम्मेदार है। इसमें विशेष बाल कोशिकाएं होती है जो ध्वनि कंपन को विद्युत संकेतों में परिवर्तित करती है, जिन्हें फीड श्रवण तंत्रिका के माध्यम से मस्तिष्क तक पहुंचाया जाता है। अर्धवृत्ताकार नलिकाएं और साइकुलस संतुलन में शामिल हैं, सुनने में नहीं। न द मिडिल ईयर इज मेड अप ऑफ, मध्य कर्ण बना होता है, तो यह बना होता है मोर देन वन ऑफ द एवर, यानी मध्य कान में ईयर ड्रम यानी टिम्पेनिक झिल्ली और कान की हड्डियां यानी ईयर आसिकल्स होते हैं, जो तीन छोटी हड्डियां होती है, जिन्हें मेलिसस, इनकस और एस्टिपिज कहा जाता है, एस्टेपिस कहा जाता है। ये संरचनाएं बाहरी कान से आंतरिक कान तक ध्वनि कंपन संचारित करने के लिए एक साथ काम करती है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि साइड पार्ट ऑफ टंग इज सेंसिटिव टू विच, जीभ का पार्श्व भाग किस स्वाद के लिए संवेदनशील होता है, राइट आंसर हो जाएगा खारा तथा खट्टा, और ये इंपॉर्टेंट है, कॉमन सवाल है। पार्श्व जो भाग होता है वो खारा और खट्टा के लिए होता है। तो जीभ के किनारे मुख्य रूप से नमक यानी खारे और खट्टे स्वाद के प्रति संवेदनशील होते हैं। जीभ के किनारे परिस्थित स्वाद कलिकाएं इन स्वादों को दूसरे की तुलना में अधिक प्रभावी ढंग से पहचानते हैं। जीभ का अगला भाग मीठा, याद रखना अगला भाग किसको, तो मीठे स्वाद के लिए संवेदनशील होता है और पिछला भाग कड़वे स्वाद के लिए। तो अगला भाग से क्या होता है, मीठा स्वाद मिलता है हमको, मतलब अनुभूति होता है, और पिछला भाग से क्या होता है, कड़वा स्वाद का। अपार्श्व भाग से याद रखना है खारे और खट्टे का। बाइपोलर न्यूरॉन्स आर प्रेजेंट इन, तो यह होता है एक से अधिक, राइट आंसर हो जाएगा डी। तो द्वि ध्रुवीय न्यूरॉन्स रेटिना और आंतरिक कान दोनों में मौजूद होते हैं। रेटिना में वे फोटो रिसेप्टर से गैंग्लियन कोशिकाओं संचारित करते हैं। आंतरिक कान में वे श्रवण और वेस्टिबुलर जानकारी संचारित करने में शामिल होते हैं। इमरजेंसी हार्मोन्स आर सीक्रेटेड बाय, आपातकालीन हार्मोन स्रावित किए जाते हैं, तो यह स्रावित किया जाता है एड्रिनल मेड्यूला के द्वारा, राइट आंसर हो जाएगा सी। आपातकालीन हार्मोन जैसे एड्रेनालाइन
यानी एपिनेफ्रिन एड्रिनल मेडुला द्वारा स्रावित होता है। एड्रिनल मेडुला गुर्दे के ऊपर स्थित एड्रेनल ग्रंथियों का हिस्सा है और तनाव या खतरे के जवाब में एड्रेनालाइन जारी करता है, जिससे शरीर में लड़ो या भागो प्रतिक्रिया के लिए तैयार हो जाता है। नेक्स्ट है बायो केमिकली इंसुलिन इज जैव रासायनिक रूप से इंसुलिन है। तो याद रखना इंसुलिन क्या है दोस्तों, प्रोटीन है। राइट आंसर हो जाएगा सी। कॉमन भी सवाल है। इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है जो अग्नाशय में बीटा कोशिका यानी बीटा सेल से ये स्रावित होता है। इसमें दो पेप्टाइड श्रृंखला होती है। एक है दोस्तों एच एन, यानी इसमें 21 एमिनो एसिड होता है, और एक होता है बी जिसमें 30 एमिनो एसिड होता है, जो डाइसल्फाइड पुलों से जुड़ी होती है। इसका प्राथमिक कार्य कोशिकाओं में ग्लूकोज अवशोषण को बढ़ावा देकर और यकृत यानी लीवर ग्लूकोज उत्पादन को बाधित करके रक्त शर्करा यानी ब्लड शुगर को क्या करते के स्तर को क्या करता है, लेवल को नियंत्रित करने का यह कार्य करता है। फोर ब्रेन इज फाउंड इन कहाँ पे पाया जाता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फोर ब्रेन इज फॉर्म्ड ऑफ यानी अग्र मस्तिष्क बना होता है, तो किससे बना होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा एक से अधिक। यह बना होता है सेरेब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, यानी इन तीनों से मिलकर बना होता है क्या दोस्तों, फोर ब्रेन। इसलिए सही उत्तर एक से अधिक होगा। सेरेब्रम मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, याद रखना है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, सेरेब्रम है, जबकि थैलेमस और हाइपोथैलेमस संवेदी और स्वायत्त कार्यों को विनियमित करने में महत्वपूर्ण संरचना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेसिक एमिनो एसिड, निम्न में से कौन क्षारीय एमिनो अम्ल है, राइट आंसर हो जाएगा लाइसिन। लाइसिन एक क्षारीय एमिनो एसिड है। नेक्स्ट हमारा सवाल इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। तो लाइसिन की साइड चेन में एक एमिनो समूह होता है जो इसे मूल बनाता है। वैलिन और एनालिन तटस्थ एमिनो अम्ल है। इनमें साइड चेन की कमी होती है जो प्रोटीन को स्वीकार कर सकती है, इसलिए वे न तो अम्लीय होते हैं और ना ही क्षारीय। व्हाट इज सेल्यूलोज, सेल्यूलोज क्या है, तो सेल्यूलोज एक प्रकार का पॉलीसेकेराइड है। आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ सेल साइकिल डीएनए सिंथेसिस टेक प्लेस, कोशिका चक्र की किस अवस्था में डीएनए का संश्लेषण होता है, राइट आंसर हो जाएगा एसएस में। राइट आंसर हो जाएगा एसएस में। तो डीएनए संश्लेषण कोशिका चक्र के एस चरण के दौरान होता है। इंपॉर्टेंट है सवाल। इस चरण में प्रत्येक गुणसूत्र को दो सिस्टर क्रोमैटिड्स बनाने के लिए दोहराया जाता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि प्रत्येक पुत्री कोशिकाओं को गुणसूत्र का एक समान सेट प्राप्त होता है। व्हाट इज ट्रू अबाउट मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन के बारे में क्या सत्य है, आपसे यह पूछा जा रहा है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका यानी एक से अधिक। अर्धसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप गुणसूत्र संख्या क्या होता है, आधी हो जाती है, और क्या होता है, युग्मक बनते हैं और क्रॉसिंग ओवर और स्वतंत्र विनिमय जैसे प्रक्रियाओं के माध्यम से आनुवांशिक परिवर्तनशीलता बढ़ जाती है। इस प्रकार उपयुक्त एक से अधिक इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। तो गुणसूत्रों की संख्या आदि हो जाती है, बिल्कुल सही। आनुवांशिक विविधता बढ़ जाती है, ये भी सही है। और गैमेट का निर्माण होता है, ये भी सही है। नेक्स्ट है रॉड लाइक बैक्टीरिया आर कॉल्ड, छरनुमा जो जीवाणु होता है उसे क्या कहा जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो छरनुमा जो जीवाणु होता है उसे बैसिलस के नाम से हम लोग जानते हैं। और ये इंपॉर्टेंट सवाल है, कॉमन भी सवाल है। रॉड जैसे बैक्टीरिया को बैसिलस कहा जाता है। बैसिलस शब्द रॉड के आकार वाले बैक्टीरिया को दर्शाता है जो उन्हें कोकी का अर्थ क्या होता है, गोलाकार होता है। विब्रियो मतलब अल्प विराम, यानी अगर ये डॉट कर दें तो ये हो गया विब्रियो, बैक्टीरिया से अलग करता है। बैसिलस बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। उदाहरण के लिए कौन कौन सा है, तो साल्मोनेला है, स्यूडोमोनास, ये कैसा है, तो दोस्तों बैसिलस बैक्टीरिया का उदाहरण है। इंपॉर्टेंट है ये सवाल। फ्लूइड मोजाइक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाज प्रपोज्ड बाय, प्लाज्मा झिल्ली का द्रव मोजाइक मॉडल किसने प्रस्तावित किया था, तो यह प्रस्तावित किया था सिंगर एंड निकोलसन ने। कब किया था, 1972 में। नेक्स्ट है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं, तो यह पाया जाता है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जैव अणुओं को तोड़ने के लिए जिम्मेदार हाइड्रोलाइटिक एंजाइम मुख्य रूप से लाइसोजाइम में पाए जाते हैं, जो पाचन और अपशिष्ट प्रसंस्करण के लिए विशेष अंग है। सूचीबद्ध विकल्पों यानी गोल्गी अंग, माइटोकॉन्ड्रिया या इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंजाइमों के लिए मुख्य रूप से काम नहीं करते हैं। हिस्टोन प्रोटीन इज फाउंड इन, हिस्टोन किसमें पाया जाता है, आपसे यह सवाल पूछा जा रहा है। तो यूकैरियोटिक क्रोमोसोम, कल भी हम लोगों ने डिस्कस किया था हिस्टोन प्रोटीन के बारे में। तो हिस्टोन प्रोटीन किसमें पाया जाता है, तो यूकैरियोटिक क्रोमोसोम में हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। तो हिस्टोन प्रोटीन यूकैरियोटिक गुणसूत्रों में पाए जाते हैं। वे क्रोमैटिन के प्रमुख घटक है जो डीएनए को एक सघन संगठित संरचना में पैकेज करने में मदद करते हैं। प्रोकैरियोटिक गुणसूत्र जैसे कि बैक्टीरिया में हिस्टोन की कमी होती है और डीएनए को प्रतिबंधित करने के लिए अन्य तरीके का उपयोग करते हैं। प्लाज्मिड जो बैक्टीरिया में छोटे गोलाकार डीएनए अणु होते हैं
उनमें भी हिस्टोन नहीं होता है। इन ह्यूमन, मनुष्य में होता है। तो याद रखना है फीमेल इज होमोगेमेटिक, मादा होमोगेमेटिक होती है, याद रखना है मनुष्य में। यानी फीमेल में पाया जाता है एक्सेस और मेल में पाया जाता है वाई। यानी बच्चों का जो लिंग निर्धारण होता है वो किसके गुणसूत्र पर डिपेंड करता है, तो पिता के गुणसूत्र पर डिपेंड करता है, याद रखेंगे। फीमेल कॉन्ट्रासेप्टिक पिल्स, महिलाओं में गर्भ निरोधक गोली, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। महिला गर्भ निरोधक गोलियां मुख्य रूप से अंडोत्सर्ग को रोकती हैं, ठीक है, यानी इन इनहिबिट ओव्यूलेशन, इसका अर्थ ये हुआ, और शुक्राणुओं को गर्भाशय में प्रवेश करने से रोकने के लिए ग्रीवा म्यूकस को गाढ़ा करती हैं। वे आरोपण को करने के लिए गर्भाशय की परत को भी बदल देती हैं। सही उत्तर क्या हो जाएगा, एक से अधिक। नेक्स्ट है जीनोटाइप ऑफ डोमिनेंट प्लांट कैन बी डिटरमाइंड बाय, प्रभावी पौधे का जीनोटाइप होगा। जीनोटाइप कैसे निर्धारित कर सकते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा सी, टेस्ट क्रॉस के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। लैक ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ टू जीन्स इज ड्यू टू, दो जीन में स्वतंत्र अपव्यूहन की कमी का कारण क्या है, राइट आंसर हो जाएगा लिंकेज। तो दो जीनों के स्वतंत्र वर्गीकरण की कमी लिंकेज के कारण होती है। लिंकेज तब होता है जब दो जीन एक ही गुणसूत्र पर एक दूसरे के करीब स्थित होते हैं, जिससे उन्हें स्वतंत्र रूप से वर्गीकृत होने की तुलना में अधिक बार एक साथ विरासत में मिलता है। क्रॉसिंग ओवर और पुनर्संयोजन जुड़े हुए जीन को अलग कर सकते हैं, लेकिन वे स्वतंत्र वर्गीकरण की कमी का कारण नहीं बनते हैं। नेक्स्ट है कि एन एक्सेप्शन ऑफ मेंडल्स लॉ, मेंडल के नियम का अपवाद कौन सा है, तो यह है लिंकेज। आगे बढ़ते हैं। एक्स ओ प्रकार का लिंग निर्धारण पाया जाता है, तो यह किस में पाया जाता है, तो यह पाया जाता है दोस्तों ग्रास हॉपर में। तो यह पाया जाता है किसमें, ग्रास हॉपर में। जबकि मादा में दो एक्सेस होता है, ड्रोसोफिला यानी फल मक्खिया में एक्स वाई प्रणाली है और कबूतरों में जेड वाई प्रणाली है। डाउन सिंड्रोम इज कॉज्ड बाई, इंपॉर्टेंट सवाल है, तो यह है दोस्तों 21 ट्राइसोमी में। तो डाउन सिंड्रोम 21 ट्राइसोमी के कारण होते हैं, जहां एक व्यक्ति के पास सामान्य 2 के बजाय गुणसूत्र 21 की 3 प्रतियां हैं। यह अतिरिक्त अनुवांशिक सामग्री विकास को प्रभावित करती है, जिससे स्थिति से जुड़ी विशिष्ट विशेषताएं और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती है। डाउन सिंड्रोम वाले बच्चों में अक्सर एक जैसी शारीरिक विशेषता होती है, जैसे कि एक सपाट चेहरा, आंखों के ऊपर की ओर झुकाव, छोटे कान और जीभ जो बाहर की ओर निकली होती है। नेक्स्ट हमारा सवाल है हिस्टोन प्रोटीन आर रिच इन, हिस्टोन प्रोटीन में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो याद रखना है बेसिक एमिनो एसिड। इन डीएनए विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, डीएनए में हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ने के लिए जिम्मेदार एंजाइम कौन सा है, राइट आंसर हो जाएगा यह है हेलिकेज। इंपॉर्टेंट है, बीबीआई है और कॉमन सवाल भी है। इन ह्यूमन ओव्यूम हाउ मेनी क्रोमोसोम आर फाउंड, मानव अंडाणु में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, राइट आंसर हो जाएगा 23 गुणसूत्र पाए जाते हैं। नेक्स्ट है कि द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इंक्लूड, एक ट्रांसक्रिप्शन इकाई में पाया जाता है, राइट आंसर हो जाएगा एक से अधिक। तो अनुवांशिक में एक प्रतिलेखन इकाई में एक प्रमोटर, एक संरचनात्मक जीन और एक टर्मिनेटर शामिल होते हैं। प्रमोटर प्रतिलेखन आरंभ करता है, संरचनात्मक जीन डीएनए अनुक्रम है जिसे आरएनए में प्रतिलेखित किया जाता है, और टर्मिनेटर प्रतिलेखन के अंत का संकेत देता है। इन जेनेटिक कोड हाउ मेनी स्टॉप कोडॉन्स आर प्रेजेंट, इंपॉर्टेंट है, राइट आंसर हो जाएगा 3/3। कौन कौन सा होता है, UAA, UAG और UGA। ये मैंने जब कराया था दोस्तों स्टेट का, आप याद कीजिए, तो ये आया हुआ था, ठीक है। नंबर ऑफ आरएनए पॉलीमराइज इन प्रोकैरियोटिक कैरियोट्स इज, प्रोकैरियोटिक में आरएनए पॉलीमराइज की संख्या कितनी होती है, तो 1 होता है। आगे बढ़ते हैं। एंजाइम ग्लैक्टोसाइडेज हाइड्रोलाइज लैक्टोज इनटू, एंजाइम बीटा ग्लैक्टोसाइडेज को हाइड्रोलाइज करके बनाता है, तो याद रखना ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज में। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वाज कंप्लीटेड इन ईयर, कब हुआ था, याद रखना 2003 में। नेक्स्ट है कि विच टेक्निक इज अप्लाइड इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में किस तकनीक का उपयोग किया जाता है, तो याद रखना है इसमें उपयोग किया जाता है सदर्न ब्लॉटिंग का, किसका, सदर्न ब्लॉटिंग का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। एन एग्जाम्पल ऑफ होमोलोगस ऑर्गन, समझात अंग का उदाहरण आपसे पूछा गया, तो याद रखना है आर्म्स ऑफ मैन एंड विंग्स ऑफ बैट, मनुष्य की भुजा एवं चमगादड़ के पन, इंपॉर्टेंट है और कॉमन भी सवाल है दोस्तों, याद रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा कि द ब्रेन साइज ऑफ
नियंडरथाल मैन वाज, नियंडरथाल मानव के मस्तिष्क का आकार था, याद रखना 1400 सीसी था। नेक्स्ट की टॉक्सिक सब्सटेंस रिस्पॉन्सिबल फॉर मलेरिया फीवर इज, मलेरिया बुखार के लिए जिम्मेदार विषैला कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा यह है कौन सा? हीमेजोइन, जोइन, हीमेजोइन जो है दोस्तों मलेरिया बुखार के लिए जिम्मेदार विषैला पदार्थ है। तो मलेरिया बुखार के लिए जिम्मेदार जहरीला पदार्थ हेमोजोइन है। मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम द्वारा लाल रक्त कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन के पाचन के दौरान उत्पादित एक वर्णक है, यह जमा होता है और मलेरिया से जुड़े बुखार और लक्षणों के में क्या है दोस्तों योगदान देता है। कॉमन कोल्ड इज कॉज्ड बाय, सामान्य जुकाम किसके कारण होता है? तो यह होता है वायरस के कारण। नेक्स्ट है वायरस इन्फेक्टेड सेल्स सीक्रेट, वायरस से संक्रमित कोशिकाएं स्रावित करती है, याद रखना है इंटरफेरॉन स्रावित करती है। नेक्स्ट सवाल है कि प्लाज्मा सेल प्रोड्यूस एंड सीक्रेट मतलब क्या स्रवण करती है? तो प्लाज्मा कोशिकाएं किसका उत्पादन और स्रवण करती है, ये आपसे सवाल पूछा जाए तो याद रखना है एंटीबॉडी का। मोनोसाइट डिफरेंशिएट इन टू विच टाइप ऑफ फाइगोसाइटिक सेल्स, मोनोसाइट्स किस प्रकार की फेगोसाइटिक कोशिकाओं में परिवर्तित होती है? राइट आंसर हो जाएगा याद रखना है मैक्रोफेज में। नेक्स्ट है कि विच इम्यूनोग्लोबिन इज हाईएस्ट इन सीरम, सीरम में कौन सा इम्यूनोग्लोबिन सर्वाधिक पाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा आई स्मॉल जी कैपिटल जी। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिम्फॉइड ऑर्गन, निम्न में से एक लिम्फॉइड अंग नहीं है, कौन सा है? तो वह है लीवर। नेक्स्ट है कि ल्यूकेमिया इज द कैंसर ऑफ विच ऑर्गन, ल्यूकेमिया किस अंग का कैंसर है? राइट आंसर हो जाएगा ब्लड का। नेक्स्ट है कि चरस इज ऑब्टेन फ्रॉम विच पार्ट ऑफ कैनाबिस प्लांट, कैनाबिस पौधे के किस भाग से चरस प्राप्त होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आइए चरस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो चरस जो है कैनाबिस पौधे के विभिन्न भागों से प्राप्त किया जाता है, इसमें मुख्य रूप से पत्तियां, फूल और रेसिन शामिल होते हैं। इन सभी भागों में टेट्रा हाइड्रोकॉन बिनॉल नामक एक रासायनिक यौगिक पाया जाता है जो चरस के मनोवैज्ञानिक प्रभाव के लिए जिम्मेदार होता है। लॉन्ग टर्म यूज ऑफ अल्कोहल काउज, लंबे समय तक शराब के उपयोग से होता है, तो याद रखना है सिरोसिस होता है। एपीकल्चर का उत्पाद यानी प्रोडक्ट ऑफ एपीकल्चर इज क्या होता है? मोर देन, एक से अधिक। तो एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, शहद और मोम का उत्पादन करने के लिए मधुमक्खियों की देखभाल और प्रबंधन की प्रक्रिया है, याद रखना इसमें क्या क्या मिलता है? तो शहद मिलता है, वी वैक्स भी मिलता है, यानी शहद, प्रोपोलिक्स और बी वैक्स ये सब मिलता है एपीकल्चर में। तो इसके माध्यम से शहद, मोम, प्रोपोलिस और जेली प्राप्त होते हैं जिनका उपयोग दवाओं, भोजन आदि में किया जाता है। नेक्स्ट है सेक्रोमाइसिस सेरिविसी इज यूज्ड फॉर मेकिंग, सेक्रोमाइसिस सेरिविसी का उपयोग किससे बनाने में किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। तो सेक्रोमाइसिस सेरिविसिया एक अकोशिकीय कवक है जो शर्करा को अल्कोहल में बदल देती है। जौ होना चाहिए यहाँ पे, जौ या गेहूं की बियर और अंगूर को वाइन में बदल देती है। साथ ही साथ इसका उपयोग ब्रेड बनाने में भी किया जाता है। और आज के डिस्कशन का हमारा लास्ट सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज बायो टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन, निम्न में से क्या जैव प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग है? एक से अधिक, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जैव, यहाँ जैव होगा। जैव प्रौद्योगिकी मानव स्वास्थ्य और समाज को बेहतर बनाने में किया जाता है। बायोटेक फसलें बनाने में, दवा के क्षेत्र में, बीमारियों को पहचानने में तथा उन्हें रोकने के लिए कई नई तकनीकों को बनाने के लिए किया जाता है। सिंथेटिक मानव इंसुलिन बायोटेक उद्योग का पहला अणु था जो जैव प्रौद्योगिकी का परिणाम था। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इस डिस्कशन में हम लोगों ने दोस्तों बीपीएससी 3.0 में जो सवाल पूछे गए थे जूलॉजी से रिलेटेड उसको हम लोगों ने देखा। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना है। साथ ही साथ वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दे और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूले। जो लोग हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू। और इस वीडियो का जो PDF है दोस्तों, एक बार मैं बता देना चाहता हूं कि इस वीडियो का जो PDF है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप वहां से जाकर इस वीडियो की PDF को डाउनलोड कर सकते हैं।
तो अभी के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू।